हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इग्निशन क्लासेस बिंदौर में स्वागत है। आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैथ सेकंड की इस नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज के ऊपर ही क्वेश्चंस। मींस आज मैं कराऊंगा आपको डिटरमिनेट सॉल्यूशन पार्ट 2, जिसमें हम बात करेंगे प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको कुछ प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है। आज हम उससे थोड़े आगे के लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, यानी जैसे आपके पेपर में आते हैं उस तरीके के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ मैं सोल्व कराने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मिस ना करें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि डिटरमिनेट के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है किसका, डिटरमिनेट पर। किस पे बात कर रहे हैं हम, डिटरमिनेट, ठीक है। अब बच्चों, अगर मेरी जो वीडियो है वो कोई भी स्टूडेंट देख रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ डिप्लोमा या बीटेक के लिए है, आप किसी भी कोर्स में हैं और अगर आपके कोर्स में आपके सब्जेक्ट मैथ चल रहा है और मैथ में कोई टॉपिक है डिटरमिनेट अगर आया हुआ है, तो आप ये डिटरमिनेट की जो वीडियो है ये आपके लिए भी है। क्योंकि बच्चों, टॉपिक कोई भी कोर्स हो सेम रहेगा, क्वेश्चंस करने के तरीके सेम रहेंगे, लैंग्वेज सेम रहेगी, प्रॉपर्टी सेम रहेगी, कुछ चेंज नहीं होता है। सिर्फ चेंज होता है तो क्या, कोर्स। तो मेरी जो वीडियोस हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर्स या इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लिए नहीं है। मैं जो वीडियो मैथ पर बना रहा हूँ वो आप किसी भी कोर्स में है, आपको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और जो मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ वो आप कॉन्सेप्ट अपने कोर्स के हिसाब से अपने सब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं। मतलब जो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो टेक्निक यूज करा रहा हूँ, वो टेक्निक चाहे डिप्लोमा का बच्चा हो वो भी इसको यूज कर सकता है, बीटेक का हो वो भी यूज कर सकता है, या किसी भी कोर्स का है, बीसीए, एमसीए, बीएससी, एनीथिंग, किसी भी कोर्स से हैं आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब देखो बच्चों, हमारे पास ये क्वेश्चन आया है कि कोई डिटरमिनेट दी गई है जो किसके बराबर है, 0 के बराबर है, और प्रूफ करना है हमें एक्स वाई जेड इज इक्वल टू -1। तो इस प्रोग्राम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम मान लेते हैं नाउ। देखो ध्यान से देखो, इस प्रॉपर्टी में इस अगर देखें तो इस डिटरमिनेंट में क्या चीज, एक चीज कॉमन दिखाई दे रही है कि जो हमारी ये जो थर्ड रो है ये क्या है, ये दो एलिमेंट से मिलकर बनी है, दो टर्म से मिलकर बनी है, दिख रही है सबको। तो इसको सोल्व करने का और कोई तरीका है नहीं। चाहूं तो वैसे तो मैं प्लस माइनस करके रो को कॉलम को हम 1 को हटा सकते हैं, लेकिन इतनी मेहनत क्यों करनी है जब हमें एक प्रॉपर्टी पता है डिटरमिनेट की, कौन सी, कि अगर हमारे पास कोई भी डिटरमिनेट है जिसकी कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स क्या है, दो टर्म्स के सम है या दो एलिमेंट का सम है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस डिटरमिनेट को तोड़कर लिख सकते हैं दो डिटरमिनेट में जिनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। ये मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है। तो अगर अभी तक आपको प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं पता है तो मैंने प्रॉपर्टीज की एक सेपरेट वीडियो बनाई है डिटरमिनेट में, डिटरमिनेट पार्ट 2। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें आपको सभी प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी मिलेगी। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्लेस है, ठीक है। तो मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं और इसको ब्रेक कर रहा हूं किसमें, दो पार्ट में, ठीक है। तो मैं क्या पार्ट लेके चल रहा हूं, हमें प्रूफ ये करना है तो मैं इसलिए क्या लेके चल रहा हूं, ये टेक एलएचएस, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं, ये पार्ट लेके चल रहे हैं क्या, कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। क्या लिख रहा हूं मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूं बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। हमें लाइनें ज्यादा नहीं करनी है, टाइम हमें ज्यादा खर्च नहीं करना है, तो इसलिए डायरेक्ट लिखते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, ऑफ डिटरमिनेट, ऑफ डिटरमिनेंट। क्या कहती है, इफ इफ एनी रो, नहीं एनी रो नहीं लिखेंगे, इफ all the element of any row or column, ठीक है, और any row or column is sum of two terms, ठीक है। अगर किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के जो जो एलिमेंट है, कैसे सभी एलिमेंट है वो क्या है, सम है दो टर्म्स के। दो टर्म्स का मतलब देखो 1 + z, दो टर्म हो गई ना, तो दो टर्म्स के सम है, देन डिटरमिनेंट कैन बी रिटन एज द सम ऑफ टू डिटरमिनेंट, the sum of two determinant of same order, ठीक है। मैंने ये पूरी प्रॉपर्टी लिखी है, आप
पूरी प्रॉपर्टी लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, आप चाहो तो इतना भी लिख सकते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेट या डिटरमिनेट प्रॉपर्टी बाय यूजिंग डिटरमिनेट प्रॉपर्टी। लेकिन मेरा यह मानना है कि बच्चों अगर हमें प्रॉपर्टी याद है और हम अगर हमारे पास टाइम है तो अगर हम प्रॉपर्टी की 2 लाइनें लिख देंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन नंबर अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, तो जितना आप जानकारी एग्जामिनर को दोगे उतना आपके लिए यूजफुल होगा, क्योंकि एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपको बहुत कुछ आता है। तो मेरा मानना यह है कि आपको लिखनी चाहिए लैंग्वेज थोड़ी बहुत, अगर आपके पास टाइम है और आपकी स्पीड ठीक है। ठीक है, ये हो गया। तो अब मैं इस डिटरमिनेंट को कन्वर्ट कर सकता हूँ कैसे? मैं इस डिटरमिनेंट को कन्वर्ट कर सकता हूँ कि पहला टर्म तो एक्स ऐसे रहेगा, वाई जेड, दूसरी लाइन में दूसरे कॉलम में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये सब ऐसे रहेंगे। क्या कहता है कि जो आपने जो टर्म है जिसमें सभी एलिमेंट्स क्या है, सम है 2 टर्म्स के, इसको तोड़ कर लिख सकते हो। तो पहला एलिमेंट क्या है 1 1 1, तो मैंने इसमें कर दिया 1 1 1, ये पहली डिटरमिनेंट बन गई। प्लस दूसरी डिटरमिनेंट कैसे बनेगी, ये दोनों कॉलम तो सेम रहेंगे, तो एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये वाली टर्म आएंगी। सेकंड टर्म कौन सी है, एक्स की 3 पाई की पावर 3 और जेड की पावर 3, तो ये तो फर्स्ट डिटरमिनेंट हो गई और ये सेकंड डिटरमिनेंट, तो इसलिए सेकंड वाली टर्म आएंगी। फर्स्ट डिटरमिनेंट में फर्स्ट टर्म आएंगी, तो एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3 जेड की पावर 3 इक्वल टू कितना है 0, ये हमें गिवन है। तो यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो गिवन, क्या गिवन है हमें, ये गिवन है। ओके, कोई दिक्कत? चलिए अब देखो ध्यान से, क्या कर सकता हूं मैं, क्या कर रहा हूं, इसको मैं ऐसे रख सकता हूं, इसको मैं ऐसे रहने दूंगा एक्स वाई जेड एक्स की पावर 2 वाई की पावर 2 जेड की पावर 2 1 1 1, मैंने पहला डिटरमिनेंट ऐसे ही रखा प्लस। अब ध्यान से देखो आप, तो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ वाई 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 तीनों में वाई है, जेड 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 तीनों में जेड है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं पहली रो में से फर्स्ट रो में से एक्स कॉमन निकाल सकता हूँ, सेकंड रो में से वाई कॉमन निकाल सकता हूँ, और जेड थर्ड रो में से जेड कॉमन निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो तीनों में एक्स आ रहा है, तीनों में वाई है, तीनों में जेड है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहली रो से मैंने क्या कॉमन निकाला एक्स, दूसरी रो से मैंने क्या कॉमन निकाला वाई, तीसरी रो से मैंने क्या कॉमन निकाला जेड, तो तीनों बाहर आ गए, तो मल्टीप्लाई में हो गए इसलिए। और यहाँ देखो x था, कॉमन निकालने वाला क्या होता है कि आप जिस नंबर को आप बाहर लिख रहे हो, जिस नंबर को आपने बाहर निकाला है, तो उस पूरी रो को उससे डिवाइड कर दो, यानी आपने जो बाहर नंबर लिखा है उसको उस पूरी रो से डिवाइड कर दो। तो मैंने इसमें से क्या बाहर निकाला है x, तो जब मैंने इसमें से x कॉमन लिया है तो मैं इसमें से क्या कर दूं, इस पूरी रो को x से डिवाइड करूं, तो x है लिखा हुआ, और x को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा x से, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, इसको किससे डिवाइड करूंगा x से, यहाँ पे x की पावर 3 है तो किससे डिवाइड करेंगे x से, क्यों? क्योंकि मैंने बाहर x निकाला है। तो देखो x से x खत्म हो गया, कितना आया 1, यहाँ पे मान लो 2 लिखा होता है, यहाँ भी लिखा होता है 2 बन जा कितना होता है 2, तो कितने टाइम गया 1 टाइम, तो यहाँ कितना आ गया 1। यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, और यहाँ x की पावर कितनी है 2, तो x की पावर 1 से कितनी गई, x की पावर 2 चली गई, कितनी बची x की पावर 1, तो यानी कितने x बचे x। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे समझ सकते हो, ऊपर x की पावर 2 था, तो x की पावर 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं x इंटू एक्स, और नीचे कितना लिखा था x, तो एक x से एक x खत्म हो गया, तो कितना बचा मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक x, तो मैंने लिख दिया। इसी तरीके से x की पावर 3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं x इंटू एक्स, और नीचे कितना था एक x, तो एक x से एक x खत्म हो गया, कितने बचे मेरे पास x की पावर 2, यानी कितने बार बचे 2x बचे, तो 2x बचे तो इसका मतलब x की पावर 2। सही है, कोई दिक्कत? तो जैसे मैंने ये x के लिए किया है ऐसे मैं y के लिए करूंगा, यानी इस पूरी रो को y से डिवाइड कर दूंगा, तो जब y से करूंगा तो y से y खत्म हो जाएगा, कितना बचा y से y खत्म हो कितना बचा 1, है ना। y यहाँ पे कितने हैं 2, नीचे एक y आएगा तो कितना बचा एक y, यहाँ y की पावर 3 है तो कितने बचेंगे y की पावर 2, और इसी तरीके से z को z से डिवाइड करेंगे 1, यहाँ z और यहाँ z की पावर 2, और इक्वल टू में क्या चल रहा है 0। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत परेशानी? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से यहाँ पे आ गया हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, एक चीज ध्यान से देखो, देखो इस डिटरमिनेंट में, उस डिटरमिनेंट में मुझे क्या खास चीज दिखाई दे रही है। मैं एक काम कर सकता हूँ, क्या, यहाँ पे देखो एक्स वाई जेड है, इसमें भी एक्स वाई जेड है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, 1 1 1 है 1 1, यानी दोनों में टर्म्स तो एक जैसी हैं, लेकिन गड़बड़ कहाँ हो रही है कि देखो ये जो 1 1 है ये यहाँ पे थर्ड रो में है, और यहाँ जो 1 1 है वो कहाँ पर है फर्स्ट रो में है या नहीं है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इनको एक जैसा बना लेता हूँ। अब एक जैसा कैसे बनेंगे कि मैं जो ये 1 1 वाली जो रो कॉलम है, अगर मैं इसको यहाँ पर लेके आ जाऊँ, ठीक है, और एक्स स्क्वायर वाले को यहाँ पर लेके आ जाऊँ, इस एक्स को यहाँ लेके आ जाऊँ, तो क्या होगा, मेरी एक जैसी हो जाएंगी डिटरमिनेंट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को एक जैसा बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, चेंज करूंगा। क्या मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, मैंने किया है कि मैं चाह रहा हूँ कि जो सी
2 है, जो C2 है, ठीक है, वो बदल जाए किससे, C3 से। जब इस तरीके से दोनों तरफ एरो लगाते हैं तो दोनों तरफ एरो का मतलब क्या होता है कि आपस में क्या हो गई है, इंटरचेंज हो गई है। यानी मेरे पास जो चीज थी वो मैंने सामने वाले को दे दी, और जो सामने वाले के पास थी जो चीज वो मैंने ले ली, तो वो चीज क्या बन गई, इंटरचेंज बन गई। तो वो चीज यहाँ पे है कि जो C3 में जो चीज थी वो कहाँ चली जाएगी, C2 में, और जो C2 के पास जो चीज है वो कहाँ चली जाएगी, C3 में। ठीक है, तो करते हैं इसको। तो चलिए यहाँ पे आते हैं X Y Z। पहला वाला रो तो ऐसी रहेगी, कॉलम तो ऐसी रहेगा, कौन बदले हैं, दोनों ही है। तो जो C2 था वो कहाँ पहुंच जाएगा, C3 में, और जो C3 था वो कहाँ पहुंच जाएगा, C2 में। तो ध्यान से देखो, यहाँ आएगा 1 1 1, और यहाँ आ जाएगा x की पावर 2, y की पावर 2 और z की पावर 2। प्लस में क्या है, 1 1 1 x y z, x की पावर 2, y की पावर 2, z की पावर 2 इक्वल टू 0। इतना हो गया। अब अभी भी कुछ कमी है, क्यों, देखो यहाँ 1 1 स्टार्टिंग में है, यहाँ बाद को आ रहा है, z यहाँ पे है और यहाँ आ रहा है। तो अब मैं क्या करूं, इस कॉलम को कहां लेकर आ जाऊं, यहां पर, और इस कॉलम को कहां ले जाऊं, यहां पर, तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे। तो मैं फिर से क्या कर रहा हूं कि मैं C1 को बदल रहा हूं किससे, C2 से। इसका मतलब क्या होगा कि जो C1 में जो लिखा हुआ है वो कहां पहुंच जाएगा, C2 पर, और जो C2 में लिखा हुआ है वो कहां आ जाएगा, C1 पर। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या आएगा, ये जो C2 है कहां पहुंच गया, C1 पे, तो 1 1 1 तो यहाँ आ गए, और x y z यहाँ पहुंच गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यहाँ पे आ गया, प्लस 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर और इक्वल टू 0। डन। अब आती है एक चीज और, ये मैंने जो यूज किया है ये क्या है, प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। क्या कर रहा हूं मैं, प्रॉपर्टी का यूज कर रहा है। कौन सी प्रॉपर्टी है, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है कि क्या, कि हम कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव रो को या दो कॉन्सेक्यूटिव कॉलम को आपस में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, ये पहले के बाद दूसरी रो है, तो कॉन्सेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, जो एक के बाद दूसरा क्रम अनुसार होते हैं। तो मैंने क्या करा, दो कॉन्सेक्यूटिव कॉलम को आपस में क्या कर रहे हैं, बदले हैं। इस प्रॉपर्टी में एक खास बात और भी होती है कि अगर आप दो कॉन्सेक्यूटिव रो को या दो कॉन्सेक्यूटिव कॉलम को आपस में बदल रहे हैं तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, डिटरमिनेंट चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब मैंने इसको बदला, तो ये कैसा है, डिटरमिनेंट प्लस का है। तो जब मैंने कॉलम को बदला, यानी ये कॉलम यहाँ आया और यहाँ पहुंचा, तो ये डिटरमिनेंट कैसा हो गया उस टाइम पर, ये डिटरमिनेंट हो गया है बच्चों माइनस का। ये डिटरमिनेंट कैसा हो गया, माइनस का। ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप दो रो को या दो कॉलम को आपस में बदलोगे तो जितनी बार बदलोगे उतनी बार माइनस आएगा, जितनी बार बदलेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक बार बदला, मैं इसको यहाँ लेकर आया था, इसको यहाँ लेकर आया, तो कितनी बार बदला है, एक बार, तो इसलिए क्या हो गया, एक माइनस आ गया। उसके बाद क्या होगा, ध्यान से देखोगे तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने यहाँ पे फिर से बदला। ठीक है, मैंने फिर से बदला ना, इन दोनों को बदला था आपस में, तो एक माइनस तो पहले से था। ठीक है, और एक और माइनस आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, ध्यान से समझना क्या समझाना चाह रहा हूं। एक माइनस तो हमारे पास पहले था, ये वाला माइनस, इंटू इंटू। अब जब मैंने इसको फिर से बदला, मैंने पहली रो को पहले कॉलम को दूसरे से और दूसरे कॉलम को पहले से बदला, तो एक माइनस यहां से आएगा या नहीं आएगा, दो माइनस आ गए। ठीक है, तो याद रखेंगे जितनी बार भी आप रो को या कॉलम को आपस में बदलोगे तो आपको उतनी बार माइनस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बार बदला तो एक माइनस यहाँ से आया, फिर मैंने दोबारा बदला तो एक और माइनस आ गया। अब देखो माइनस माइनस कितने होते हैं, माइनस माइनस कितने होते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है। तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसका मतलब ये जो हमारा डिटरमिनेंट है इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस कैसे होता है, प्लस, तो प्लस होता है, तो इसलिए इसको हटा सकता हूं। ठीक है, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, तो बना दिया मैंने प्लस का। पहले माइनस का था, एक माइनस यहां से आया, तो माइनस माइनस प्लस, तो डिटरमिनेंट कैसा बन गया, प्लस का। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे सोल्व करते हैं, बस दो लाइन का क्वेश्चन हो रहा है, ध्यान से देखो क्या होगा। अब देखो एक जैसे होगा ये, इसमें एक चीज छूट गई बच्चों लिखने से, शायद एक्स वाई जेड, यहाँ पे हमारा एक्स वाई जेड और आएगा, लिखने से रह गया है एक्स वाई जेड, यहाँ पे भी एक्स वाई जेड। ठीक है, ध्यान नहीं रहा, 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड। ठीक है, जो मैंने कॉमन लिया था वो भी तो लिखना था ना, तो वो लिखना मैं भूल गया। पीछे भी लिख सकते हैं, आगे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने जगह नहीं है इसलिए पीछे लिख दिया। अब देखो ध्यान से देखो,
कि ये 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ भी एक्स वाई इस तरीके से है, तो दोनों के दोनों एक जैसे लग रहे हैं देखने में, दोनों के दोनों एक जैसे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कॉमन निकाल रहा हूँ, यानी मैं ये डिटरमिनेंट है इसको क्या निकाल दिया, कॉमन। कॉमन निकाला है तो कैसे आएगा, 1 एक्स एक्स स्क्वायर, 1 वाई वाई स्क्वायर, 1 जेड जेड स्क्वायर, आ गया कॉमन। अब कॉमन लेना आप लोग जानते होंगे, तो जब कॉमन लिया है तो यहाँ पे तो खाली यही डिटरमिनेंट था, और डिटरमिनेंट बाहर आ गया, तो यहाँ कुछ बचा नहीं बचा, तो जब कुछ नहीं बचता है तो क्या बच गया, सिर्फ 1। ठीक है, क्या है साथ में फिर प्लस, ये प्लस था, यहाँ पे एक्स वाई जेड आ गया, ठीक है, और ये जो डिटरमिनेंट था ये बाहर चला गया। बात समझ में आ गई, कॉमन लेना समझ गए। कॉमन लेने का मतलब देखो दोनों एक जैसे थे, तो मैंने इसको बाहर निकाल दिया, ये बाहर आया यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ प्लस के इधर की तरफ सिर्फ और सिर्फ ये डिटरमिनेंट था, तो ये बाहर चला गया, तो क्या बचा, सिर्फ ये 1 बचा, प्लस आ गया, और यहाँ एक्स वाई जेड आ गया, और ये जो चीज थी ये कहाँ गई, बाहर, सामने क्या चल रहा है, 0। ठीक है, डिटरमिनेंट कॉमन लेना समझ में आ गया होगा आई थिंक। जैसे अगर थोड़ा सा एग्जांपल से और समझाऊं, तो जैसे मैंने लिखा है 2x माइनस एक्स, इस तरीके से लिखा है 2x माइनस एक्स, तो इस तरीके से मान सकते हो। चलो और आसान करता हूं, जैसे लिखा है x प्लस 2x, ठीक है, तो x ये डिटरमिनेंट जो है इसको मैंने x मान लिया, ये एक्स वाई जेड जो है इसको 2 मान लिया, और फिर डिटरमिनेंट को x मान लिया। इसमें से क्या कॉमन निकाल सकता हूं, x, तो x कॉमन निकाला, तो जब मैंने x कॉमन निकाला तो x तो चला गया, मैंने बताया था कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, जो कॉमन ले रहे हो आप उससे डिवाइड कर दो, तो इसको दोनों को मैं किससे डिवाइड करूंगा, x से, क्योंकि मैंने क्या निकाला है बाहर, x, x ही कम x, तो यहाँ कितना आ गया 1, बीच में क्या है प्लस, x से x खत्म, कितना बचा 2। ठीक है, तो देखो x की जगह तो डिटरमिनेंट लिखा था मैंने, 1 आ गया, प्लस आ गया, और 2 की जगह x आ गया। ठीक है बच्चों, बिल्कुल बेसिक से समझा दिया है मैंने, ये बात समझ में आ गई। अब क्या होता है, ध्यान से देखो, ये 0 मुझे दिया हुआ था पहले से स्टार्टिंग से, इसलिए देखो मैं सबके सामने लिखता आ रहा हूँ। अब मेरे पास ये इक्वेशन बन गई एक तरीके की, तो क्या होता है, ये है हमारा कांस्टेंट और ये है वेरिएबल, तो कांस्टेंट कभी भी 0 के बराबर नहीं होते, कांस्टेंट 0 के बराबर नहीं होंगे, क्या होगा वेरिएबल, क्योंकि किसकी वैल्यू वेरी करेगी, इसकी वैल्यू वेरी करेगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो आम भाषा में आप समझते आए हो बचपन से, तो ये क्या होगा कि ये 0 के नीचे चला जाएगा। ठीक है, जैसे 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 लिखा होता था ना 2x, क्या लिखा होता था बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 2x इज इक्वल टू 0, तो क्या करते थे हम, इस 2 को कहां भेज देते थे, 0 के नीचे, तो क्या होता था x बराबर 0, यही तो पढ़ा है अभी तक। तो क्या मतलब है, जो ये कांस्टेंट होता था ये कहां चला जाता था, 0, 0 के नीचे नहीं जाता है, इसका मतलब ये होता था कि जो कांस्टेंट है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है, 0 के बराबर कौन होगा, x। ठीक है, किसकी वैल्यू को हम 0 पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू को, 2 की जगह 0 को ही लिख सकते हो, 2 तो 2 है, 2 तो कांस्टेंट ही है ना, वैल्यू किसकी पुट करोगे, x की, 1 करोगे, 2 करोगे, 3 करोगे, तो यहाँ पे क्या लिखा है 0, तो इसलिए x को किसके बराबर कर देते थे, 0, ये मतलब होता था। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे है, ये कांस्टेंट है इसलिए ये कहां पहुंच गया, नीचे पहुंच गया। अगर आम भाषा में समझाऊं, क्या बचा मेरे पास, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, यहाँ से ये जो 1 है ये इधर चला जाएगा, कैसा हो जाएगा, माइनस का, तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, ये जो 1 है ये कैसा पहुंच जाएगा इधर जाके, माइनस का 1। तो हमारे पास देखो ध्यान से, हमें क्या प्रूफ करना था, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू माइनस के 1, आ गया या नहीं आ गया, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया, तो यहां लिख देंगे प्रूफ्ड। ठीक है, आगे आंसर, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट, ये कई बार आपके पेपर में आया हुआ है लास्ट टाइम्स। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में आया है, ये ज्यादा लेंथी नहीं है, सिर्फ समझाया मैंने है, इसलिए ये थोड़ा सा मैंने आपको डीप में समझाया है। अगर आपने क्वेश्चन को 2-3 बार किया है और आपको पता है कि क्या करना है, तो आप थोड़ी सी लाइनें कम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 2 बार लिखा था, आप इसको 1 बार कर, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करते हैं। हमें क्या प्रूफ करना है कि जो डिटरमिनेंट है किसके इक्वल है, एक्स और वाई के इक्वल है। ठीक है, तो बच्चों अगर ध्यान से देखो, तो इस क्वेश्चन में देखो हमें कोई प्रॉपर्टी तो लगती हुई दिखाई नहीं दे रही है कि हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। प्रॉपर्टी कैसे लगानी होती है, मैंने बताया था कि आप 2 चीजें ढूंढो, कि या किसी रो में या किसी कॉलम में आप 0 बना सकते हो, है ना, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि या क्या आप देखो कि कोई 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल है क्या या नहीं, 2 रो या 2 कॉलम्स एक जैसे हैं या नहीं। दोनों प्रॉपर्टी में से अगर कोई सी प्रॉपर्टी बनती है तो वो डिटरमिनेंट क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। लेकिन मैंने एक चीज बताई थी कि वो कब लगानी है प्रॉपर्टी, जब सामने क्या लिखा हो, 0 लिखा हो। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स और वाई, तो जब सामने कुछ वैल्यू प्रूफ कराने के लिए दी गई हो, तो इसका मतलब ये होता है कि मैक्सिमम टाइम जो होता है ये डिटरमिनेंट सोल्व किया जाता है, एक्सपेंड किया जाता है। ठीक है, तो हम इसमें लगाएंगे एक्सपेंशन मेथड। क्या लगाएंगे, एक्सपेंशन मेथड। याद रखना हमेशा कि अगर सामने 0 ना हो, कोई कुछ वैल्यू दे रखी हो, कोई वेरिएबल्स दे रखे हो, ठीक है, तो अगर वेरिएबल दे रखे हैं, कोई वैल्यू दे रखी है, तो इसका मतलब इसको किसके द्वारा सॉल्व किया गया होगा, एक्सपेंशन मेथड के द्वारा। तो हमेशा एक्सपेंशन मेथड लगाना ही पड़ेगा,
बस इतना कर सकते हो आप अब कि डिटरमिनेंट को थोड़ा सा हल्का करते हैं, मतलब कि थोड़ा सा कम करते हैं। कैसे? कोशिश ये करते हैं कि जो हमें कुछ दिया गया है उसमें से हम कितनी बार जीरो बना सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंशन मेथड लगाने से पहले एक बार ये देख लेना कि क्या आप इस क्वेश्चन में जीरो बना सकते हैं। अगर जीरो बन रहे हैं तो पहले जीरो बना लो, उसके बाद एक्सपेंशन मेथड लगाओ, तो उससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे लेट डी इज इक्वल टू, जो डिटर्मिनेंट दिया गया है मैंने उसको किसके इक्वल मान लिया, वन के, सॉरी डी के इक्वल मान लिया। किसके इक्वल? डी के इक्वल मान लिया, है ना। अब अभी हमने अब जो प्रॉपर्टी लगाई थी, मैं क्या कर रहा हूं कि C1 में चेंज कर रहा हूं C1 माइनस C2, और C2 में चेंज कर रहा हूं क्या, C1 माइनस C2 माइनस C3, यानी C1 में से C2 को घटा रहा हूं और C2 में से C3 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। क्यों? देखो 1 माइनस 1 यहाँ जीरो हो जाएगा, 1 माइनस 1 यहाँ भी जीरो हो जाएगा, 1 माइनस 1 यहाँ जीरो हो जाएगा, तो मुझे कुछ चीजें हल्की हो जाएंगी, कुछ क्वेश्चन मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो करते हैं, क्या होगा, D इज इक्वल टू, तो इसमें से इसको घटाना है, तो 1 माइनस 1 कितना होता है, जीरो। 1 माइनस 1 कितना हो गया, जीरो। 1 लिखा है, माइनस आएगा बीच में, ठीक है, और ये टर्म आ जाएगी, ये टर्म आएगी तो कैसा आएगा, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स। मैंने बताया था कि जब माइनस होता है तो अंदर मल्टीप्लाई होता है, तो कैसी हो जाती है, जो प्लस वाली चीज है वो माइनस की, और जो माइनस वाली है वो प्लस की। तो ये देखो प्लस का है तो कैसा हो जाएगा, माइनस का। ये भी प्लस का है तो कैसा हो जाएगा, माइनस का। ये प्लस का है, ये माइनस, तो 1 से 1 खत्म हो गया। क्या बचा मेरे पास, माइनस के एक्स। कितना बचा, माइनस के एक्स। अब आते हैं इस पर, हमने यहाँ क्या करा है कि C2 में से C3 को घटाया है, तो 1 में से 1 गया, कितना बचा, जीरो। 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, इसमें से इसको घटाएंगे माइनस 1, तो 1 से 1 खत्म, कितना बचा, एक्स। तो यहाँ क्या आ गया, एक्स। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ क्या लिखा है, 1 माइनस, इसको घटाएंगे तो देखो ये दोनों प्लस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के 1 और माइनस के वाई। 1 से 1 खत्म, कितना बचा, माइनस के वाई। यहाँ क्या लिख देंगे, माइनस के वाई। तो C1 C2 में बदलाव हो गया, C3 को ऐसे ही लिख देंगे। एक टाइम में सिर्फ आप 2 ही ऑपरेशन लगा सकते हो, 2 रो के या 2 कॉलम में, तीसरी तीनों में नहीं लगा सकते, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसका कारण ये होता है क्योंकि जब 2 चेंज हो गई है तो फिर तीसरी में से किसको कहाँ चेंज करोगे, ऐसा नहीं कर सकते। अब देखो ये चीज हो गई, अब और कहीं बन सकता है, नहीं। अब मैं इसमें क्या लगा रहा हूँ, एक्सपेंशन मेथड, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ बाय एक्सपेंशन मेथड, क्योंकि मेरे पास 2 से 3 जीरो आ चुके हैं इसमें, तो मुझे क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। 3 जीरो आ चुके हैं। एक्सपेंशन मेथड क्या होता है, d इज इक्वल टू लगाएंगे, क्योंकि d के बराबर चल रहा है, पहली टर्म ब्रैकेट, पहली टर्म लगाए तो मतलब क्या होता है कि पहली टर्म के नीचे नीचे और ऊपर वाले नंबर छोड़ देंगे, यानी इसके इस तरीके से ये नंबर छोड़ देंगे, और इसके आगे और पीछे वाले नंबरों को छोड़ देंगे। क्या बचा, x, ये 1 और माइनस वाई। फिर इस टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो यहां से करूंगा x इंटू 1 प्लस वाई, ठीक है, x इंटू 1 प्लस वाई। बीच में क्या आता है, माइनस 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, y से, तो 1 की जब मैं y से करूंगा तो y ही आएगा, और कैसा है, माइनस का है, एक माइनस यहाँ पे है तो कैसा आ जाएगा, प्लस का। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी, चलिए ठीक है, चलिए इसको मैं सही कर देता हूँ, इसको भी सही कर देते हैं। अब आगे देखो, उसके बाद सेकंड टर्म कैसी है, जीरो, तो यहाँ क्या आता है, माइनस के जीरो, माइनस के जीरो आता है। अब क्या होगा कि जीरो के आगे पीछे वाले नंबरों को छोड़ देंगे, ठीक है, और उसके ऊपर और नीचे वाले नंबरों को भी छोड़ देंगे। क्या बचा, ये माइनस एक्स, 1 प्लस वाई, जीरो और 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस एक्स की किससे करूंगा, 1 प्लस वाई से, माइनस एक्स की 1 प्लस वाई से, बीच में क्या आता है फॉर्मूले में, माइनस, और 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी, जीरो। ये भी खत्म हो गया। अब आते हैं अगले टर्म पर, यहाँ एक्स था, माइनस के वाई, क्या होगा, अब ले रहा हूं मैं नेक्स्ट टर्म, कौन सी है, 1, तो कैसा आता है, प्लस के 1, यहाँ जगह नहीं है, इसके आगे ही लिखेंगे, ठीक है, प्लस के 1। अब क्या होगा कि 1 के आगे और पीछे वाले नंबर छोड़ देंगे, यानी पहली रो खत्म हो गई, और उसके ऊपर और नीचे वाले नंबरों को भी छोड़ देंगे। क्या बचा, ये दोनों टर्म, तो x की मल्टीप्लाई किससे करूंगा, पहले इससे, देखो एक माइनस यहाँ पे है, एक माइनस यहाँ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस। भाई ध्यान से देखो, x की जब गुणा y से करूंगा, तो x की तो y से होगी, नंबर की तो नंबर से होती है, तो x की y से हो गई, xy आ गया, और माइनस की माइनस से होगी, तो माइनस से माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस लिखते नहीं है, तो प्लस का xy आ गया या नहीं आ गया, तो क्या आया, xy, ठीक है। बीच में क्या आता है, फिर क्या आता है फॉर्मूले में, माइनस, इस x की किससे होगी, जीरो से, जीरो की नंबर किसी से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है, जीरो, कितना आता है, जीरो। बस सोल्व करो इसको, देखो जीरो है वहां लिखा हुआ, अंदर नंबर लिखा हुआ है,
जीरो की मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करूँ क्या आएगा, जीरो ही आता है ना। जीरो की मैं 1 से करूँ जीरो आएगा, 50 से करूँ जीरो आएगा, 1 लाख से करूँ तो वो भी जीरो आएगा, कितने से भी करो। तो जीरो की मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कितना आएगा, जीरो ही आना है। माइनस फिर से वही जीरो की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, जीरो ही आएगा। प्लस यहाँ पे क्या बचा, एक्स वाई में से जीरो गया, कितना बचा, एक्स वाई। और एक्स वाई की 1 से करूंगा तो कितना आएगा, एक्स वाई। जीरो में से जीरो घटाऊंगा तो कुछ आएगा नहीं। ठीक है, तो क्या बचा मेरे पास भाई, जीरो में से जीरो गया, कितना बचा, जीरो। प्लस यहाँ क्या लिखा है, एक्स वाई। ठीक है, डी। अगर मैं जीरो में कुछ जोड़ता हूं तो वही नंबर आ जाता है, तो यहाँ क्या आ गया, एक्स वाई। डी इजिकल टू कितना आ गया, एक्स वाई। ध्यान से देखो, मुझे क्या प्रूफ करना था, एक्स वाई। तो क्या आया है ये, आर एच एस। इसका मतलब क्या हो गया कि एल एच एस जो है वो किसके बराबर है, आर एच एस के। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। उन्होंने कहा था ना प्रूफ करो, हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, हमने प्रूफ कर दिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जो मैंने आज ये 2 क्वेश्चन कराए हैं दोनों ही बेहद इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके पेपर्स में लास्ट ईयर के पेपर्स में आए हैं, तो आप इनको जरूर करना। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं फॉर प्रैक्टिस, आप उन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और मुझे कमेंट में बताना कि आपने प्रैक्टिस की है या नहीं। और स्टूडेंट्स, ये 2 क्वेश्चन है, प्रूफ करने के क्वेश्चन है। आपको एक डिटरमिनेंट दी गई है 2, आपको इसको जीरो प्रूफ करना है और इसको BC प्लस CA प्लस AB प्लस ABC। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिटरमिनेंट के क्रैमर रूल पर, कि क्रैमर रूल क्या होता है और वो हम किस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए यूज करते हैं, उसको यूज करने का सही तरीका क्या है, और क्रैमर रूल के पूरी डिटेल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।